प्रणाम। मैं महिला अधिकार अभियान से कुलीना हूँ और अपने पत्रिका की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आपको अपना परिचय देने के साथ आपकी गतिविधियों के बारे में काफ़ी सुना है, तो थोड़ा अपना परिचय देने के बाद साथ उसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, नमस्कार मैडम जी। हमारा अखिल भारतीय कुशवा क्षत्रिय महासभा के केंद्रीय कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम जो है परिचय हमारा ये है, मेरा नाम भरत सिंह कुशवाहा है और हम सामाजिक गतिविधि चलाते हैं। इस समय मैं जो है अखिल भारतीय कुशवा क्षत्रिय महासभा से जुड़ा हूँ, उसका इस समय में वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और यूँ तो मैंने समाज सेवा बचपन से की है और अगर चाहे तो मैं कुछ आप बताइए, बचपन से आपको कब समाज सेवा के प्रति जुड़ाव बना, कब लगा कि आपको अपने साथ साथ अपने लोगों के और आसपास के जो लोग हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, यह है कि मैं बचपन में जब छोटा था, जब पढ़ने जाता था तो मास्टर लोग कहते थे कि जो है स्कूल में बच्चे कम पढ़ते हैं तो अपने गांव के बच्चों को लाइए। और खाली बच्चों के घर जाते, बच्चों को ले जाता था स्कूल के लिए, तो मेरे सामने उसमें 50-60 बच्चे मैंने अपने ही गांव में पढ़ने शुरू करा दिए। तो उसको आप अपना सन बता दीजिए और अपने गांव का। हाँ, ये सन 1960 की बात है जी, जब मैंने पहली क्लास में पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद जब मैं 12 साल का हो गया, छठी में आ गया, तो हमने अपने गांव में रामलीला शुरू करी। पहले हम एक साल की देखने गए तो ऐसा कहा हमने भी ये तो हम अपने गांव में शुरू कर सकते हैं। तो हमने छोटे छोटे बच्चों को राम सीता लक्ष्मण हनुमान बना के स्टार्ट कर दी और फिर बाद में वो एक पूरी बड़ी रामलीला का रूप ले लिया और वो आज तक रामलीला चल रही है। उसके बाद फिर मैं 1970 में दिल्ली आ गया, तो यहाँ रह कर भी हमने गांव के विकास के लिए काम किया। जैसे किस तरह से विकास का काम? जिस तरह की हमने संस्था बनाई, जिला बनाई जन कल्याण समाज, तो उसके लिए हमने 100 सूत्री कार्यक्रम रखा। जिस तरह के हर गांव को सड़क बने, हर गांव में स्कूल खुले, हर गांव 5 गांव के बीच में एक जूनियर हाई स्कूल खुले, 10 गांव के बीच में एक कॉलेज खुले, जिसमें स्वास्थ्य की समस्याएं थी, जिसमें रोजगार के बारे में था, महिलाओं के बारे में था, अछूतों के बारे में था। तो इस तरह 100 सूत्री था। ये तो 1970 की बात बता रहे हैं? हाँ, ये 1970 के बाद शुरू किया था, 71-72 में। और 4-5 साल हमने संस्था में उसमें योगदान किया था। दिल्ली से जाकर नीति कराते थे और 10,000 लोगों के हस्ताक्षर करा के हमने राष्ट्रपति जी को अपना जो है मान पत्र किया था। तो उसी के मुताबिक आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो है देहाती यूपी के अंदर काम हो रखा है। अब कोई ऐसा काम नहीं बचा है जहाँ सड़क ना हो, कोई काम ऐसा नहीं बचा है जहाँ स्कूल नहीं खुला हो, कोई ऐसा काम नहीं बचा है कि जहाँ पर बिजली ना आ रही हो। तो ये आप मानते हैं कि आप लोग आपने जो इतनी सारी गतिविधि में पार्टिसिपेट किए, लोगों को प्रोत्साहित किए, जिसका परिणाम से इतना कुछ आगे बढ़ पाया? हाँ, ये तो मैडम ऐसा है कि सरकार का भी जन कल्याण का ध्येय होता है, सरकार के लिए हम बैठकर क्या काम करें। जी, तो सरकार ने सहयोग किया वो एक प्रोजेक्ट बनाया सरकार को मिल गया, क्योंकि सरकार के अंदर देहाती कल्चर के लोग नहीं होते कि भी देहात का कैसे विकास हो। तो एक हमारे तरफ से बनाया रिलेटेड प्रोजेक्ट मिल गया, जिसके तहत सरकार ने अपना लिया और काम किया जी। वो चल रहा है जी। फिर उसके बाद जी दूसरी संस्थाओं से जुड़ गए हम। दिल्ली में सन 1980 में हम भी बिरादर की संस्था से जुड़ गए, जो कुशवा समाज दिल्ली के नाम से संस्था दिल्ली में चलती है। तो उसका मैं सदस्य बनाया गया। मेरे को फिर मेरे काम को देखते हुए मेरे को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, फिर सेक्रेटरी बनाया गया, फिर उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर अध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसे 15-20 साल मैंने उस संस्था में काम किया जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आप बैंक से अब रिटायर्ड हुए हैं, तो उस टाइम किस तरह का कंपटीशन रहता था, कैसे लोगों ने प्रोत्साहित किया होगा? अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा, उनके बारे में थोड़ा बताइए। किसमें कंपटीशन? जैसे आप बैंक से रिटायर्ड हुए थे ना, तो उसके लिए तो फिर कोई तैयारी वगैरह तो होती होगी ना, जैसे कंपटीशन है, उस टाइम प्रतियोगिता वगैरह रहा होगा ना जॉब के संदर्भ में? जॉब के संदर्भ में तो ये है कि जब हम बैंक में लगे थे 1978 में, और उससे पहले ही मैंने कई सर्विस सुप्रीम कोर्ट में की है जी, सीनियर एडवोकेट के साथ 4 साल। फिर मैं पोस्ट ऑफिस में टाइम स्टेट के लगा जी, फिर उसके बाद फिर बैंक में लगा जी।
78 में लग गया जी बैंक में। और उस समय क्या है कि जॉब थोड़ी इजी होती थी जी, थोड़ा सा आदमी मेहनत कर ले, थोड़ा सा कंपटीशन की तैयारी कर ले तो वो जल्दी से किसी न किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती थी जी। तो मैंने उसमें 33 ईयर्स बैंक में सर्विस की है, रिटायर हो गया, मगर समाज सेवा और मैं बैंक की ड्यूटी के साथ साथ ही तो अपने माता पिता के बारे में भी थोड़ा बताइए कि उस समय में जैसे अपने बच्चों को प्रोत्साहन के लिए वो लोग किस तरह के उपाय करते थे? देखिए, हमारी माता जी गाँव में रहती थी, पिताजी हमारे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सर्विस करते थे। अच्छा। और हमारी माता जी बहुत बड़ी समाज सेविका थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर जो अनपढ़ आदमी हो गई जितना समाज का काम कर सकता है उतना बहुत अच्छा करती थी। कोई भूखी महिला है तो उनको खाना बना के अपने घर खिलाती थी। एक दो महिलाएं भूखी उनके पास डेली खाना खाती थी, क्योंकि पिताजी थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में सर्विस करते थे और गांव के हिसाब से थोड़ा से हमारी आय का ठीक ठाक है, रेगुलर इनकम हो जाती थी, तो कोई खिलाना पिलाना दिक्कत नहीं होती थी। और उन्होंने उन्हीं की देखते हुए हमें प्रेरणा मिली। जैसे रामलीला का हमने कथन किया तो उसमें हमारी माता जी का सहयोग था, वो एकदम पैर खड़ी रहती थी, वहीं सबको पानी की व्यवस्था करती थी। कुछ को गाँव में जैसे कि भाई बाजरा उबाल दिया तो उसको सबको बांट के खिला दिया, मक्के के दाने सबको रामलीला के बाद खिला दिए जी, तो उससे सब प्रसन्न हो जाते थे जी। तो माता जी का हमारा हमेशा सहयोग रहा है और वो बहुत बड़ी दानी थी जी, कोई भी उनके दरवाजे से मगर दान लिया नहीं जाता, अपने आप ही सहयोग करती थी। जैसे गाँव में कोई देवी का मंदिर बन रहा है तो उसके लिए सहयोग कर दिया जी, कोई भंडारा हो रहा है उसके लिए सहयोग कर दिया। तो इस तरह वो दानी प्रवृत्ति की थी और वही प्रवृत्ति मेरे अंदर भी आज तक है जी। अच्छा, अब अपने जीवन साथी के बारे में बताइए, जैसे उस टाइम कब आपकी शादी हुई, क्योंकि जल्दी हो जाती थी या आपका बाद में हुआ, कुछ उस संदर्भ की? जब हम गांव में रहते थे जी, मेरे साथ के बच्चों की तो 15, 16, 17 साल में शादी हो जाती थी जी। अच्छा। मगर मेरी थोड़ी सी देर से हुई, मेरी शादी हुई 21 साल की उम्र में हो गई थी दिल्ली आते ही, और हमारा वैवाहिक जीवन सही चल रहा है जी आज तक। तो सही चले उसके लिए किन बातों का ध्यान रखते रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी कुछ अपने अनुभव बताइए। देखिए, ये है कि अब जो घर का है, अगर घर की व्यवस्था ठीक चलेगी, पति को टाइम पर खाना मिलेगा जी, घर की व्यवस्था सही चलेगी जी, जो पति अगर बिजनेस कर रहा है या कोई समाज सेवा कर रहा है तो उसमें पत्नी का पूरा सहयोग रहेगा, तो उसका पुरुष का मनोबल बढ़ता रहेगा और वो आगे तक बढ़ता रहेगा। जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनकी महानता के पीछे उनकी घरवाली का योगदान रहा है। अगर घरवाली पश्चिम को भाग रही है, पति पूर्व को भाग रहा है, तो फिर उनके विकास नहीं होता है। तो हमारा ऐसा नहीं था, बिल्कुल घर सही चल रहा है। हमारे एक बेटा है, 3 पुत्रियां हैं। बेटा भी हमारा प्रॉपर्टी का काम कर रहा है और बेटी जो है, एक बड़ी बेटी है वो मेरठ में शादी हुई है उसकी, तो वो हॉस्पिटल में सर्विस करती है जी। हॉस्पिटल में HR है वो, मतलब सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। क्या हॉस्पिटल का नाम क्या है? हॉस्पिटल का नाम तो इतना याद नहीं मैडम, बड़ा हॉस्पिटल है मेरठ में। हाँ, वो जो है गढ़ रोड पर बना है, चरसी इंडस्ट्री मार्केट है। और 2 बेटियां अभी अनमेरिड हैं, तो वो करोड़ी में कॉलेज से BA पास किया है उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में, और अपना कुछ फिल्मी दुनिया में अपना कुछ कैरियर बना रही है। हाँ, काफी एक्टिव। तो कुछ आप बताना चाहेंगे जो पति पत्नी बैलेंस बना के चले, तो कुछ तो आपने कुछ बातों का ध्यान रखा होगा कि महिला जैसे चाहती है उनके हिसाब से चल रहे या घर में उनकी वैसा खिताब रहने दे, तो कुछ आप बताइए ताकि दूसरे लोग भी इसे सीख सकें। अब देखिए, कुछ महिलाएं तो जॉब करती हैं और कुछ महिलाएं गृहिणी होती हैं। तो हमारी महिला गृहिणी है तो उन्होंने हमारी इच्छाओं पर ज़्यादा प्राथमिकता दी है, और घर में रहने वाली महिलाओं को ज़्यादा अपनी वो नहीं होती इच्छा, बस ये होती है कि उसके मायके वाले आते हैं तो उनकी खातिरदारी अच्छी हो जाए, उनका मान सम्मान अच्छा हो जाए।
और जब बच्चे हो जाते हैं तो दोनों की पूंजी होती है पति पत्नी की, तो उनकी दोनों की देखभाल रखना, उनका कैरियर बनाना, तो दोनों की जिम्मेदारी में आ जाता है। तो ऐसे कोई हमें कोई कटु अनुभव नहीं है कि भाई अब जो पढ़ी लिखी हैं, जो जॉब जाती है, तो पति को भी चाहिए कि भाई जॉब जा रही, कभी जॉब से लेट आ जाएगी तो लेट आके भी टोके नहीं उसको, कभी कैसे होगा, फिर जॉब भी लेट भी हो जाती है जी। और या उनके प्रोफेशन को लेके कोई क्वेश्चन नहीं उठाए, कभी ये जॉब मत करो, ये जॉब मत करो, तो ऐसा न फिर कोई उनमें ऐसी टेंशन नहीं होगी। और फिर दोनों के स्वभाव के ऊपर होता है जी। जब दोनों ने ये सोच रखा है कि हम जब पति पत्नी है, हमने जिंदगी भर साथ रहना है, हमारा जन्म जन्म का साथ है, और थोड़ी एक दूसरे में कमी बेसी है तो उसको एडजस्ट करके चले, उसको बर्दाश्त करके चले। एक को गुस्सा आ जा रहा है तो पति चुप हो जाए, पति गुस्सा आ रहा है तो महिला को चुप हो जाए। वो क्षण भंगुर के लिए थोड़ी देर में गुस्सा होता है तो बाद में बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो दोस्ती लंबे समय तक चलती रहती है। अच्छा, ये मतलब उसी का मंत्र आप बता रहे हैं एक तरह और से। सबसे बड़ा जो है गृहस्थ आश्रम भी होता है, इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है। जितना भी संतों का भी इतना नहीं है जी, जितना हम गृहस्थी में रह के जो है सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं, उतना किसी भी क्षेत्र में नहीं है। वो सब भटकते रहते हैं जी। अच्छा, आप ये बताइए भविष्य को लेकर के आप किस तरह से गतिविधियों के बारे में सोच रहे हैं, किस तरह की योजना है? अब देखिए मैडम, मेरी तो 70 साल की उम्र हो गई है। समाज सेवा करते करते 1940 से तो मैं दिल्ली में कर रहा हूँ जी। तो 70 से और अब तक 42-43 साल हो गए जी। और समाज सेवा करते करते मेरी आँखों की रोशनी भी आधी हो चुकी है जी। तमाम बीमारी लग गई है, तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे हूँ मैं, सर्वोच्च पद पे आ गया हूँ, कई संस्थाओं में काम कर चुका हूँ। अब मैं चाहूँगा कि इस पद को और कोई लोग संभालें, लोग और इस संस्था को आगे बढ़ाएं, और मेरा जो मार्गदर्शन है उनको देता रहूँगा। और मेरा यहाँ से पास गाँव भी है, तो वहाँ भी मैं थोड़ा समय बिताता हूँ। वहाँ भी मैंने एक वाटिका 3000 एकड़ बना रखी है, तो उसमें सुख शांति को अपना समय बिता के रहता हूँ। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि जो लोग शायद एस्टेब्लिश हो जाते हैं उनको अपने गांव का विकास के लिए भी काम करना चाहिए? हाँ, ये तो देखिए, अब हमारा देश जो मातृभूमि है, अब मान लीजिए हम यहाँ इंडिया छोड़ के अमेरिका चले जाते हैं, तो अमेरिका जाके हमें अपने भारत देश के लिए काम करना चाहिए। अब जो गांव से आप शहर में आ गए तो उनको अपने गांव के लिए कुछ काम करना चाहिए जी। तो मैं अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ जी। जैसे वहाँ पर भंडारा होता है तो उसके लिए 51 दाम देता हूँ, और मैंने 1 कुंटल अनाज देता हूँ उस मंदिर के लिए, कभी मेरे साथ मेरे बगल में 1 कुंटल अनाज जाना चाहिए। रामलीला है तो 5000 11,000 उसको दाम देता हूँ अपने गाँव वाले रामलीला के लिए। उसके अलावा और कुछ एक्टिविटी होती है मैं स्वयं भी कराता हूँ जी। जैसे कि अभी हमने गांव के जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उसके लिए मैं सम्मान समारोह कराया था, तो उसमें हमारे 20-25 जो कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग थे उनका सम्मान समारोह कराया। तो ऐसी गतिविधि पहली बार हमारे गांव में हुई थी, तो गांव के लोग भी इससे खुश हो जाते हैं। ये होना चाहिए। हाँ, ये हमने ये तो बहुत अच्छा। यहाँ भी कोई दिल्ली में भी कोई आ जाता है सहयोग राशि लेने के लिए, तो हम थोड़ी बहुत देते जरूर है, और किसी को निराश करके नहीं भेजते, सबका मान सम्मान जरूर रखते हैं। महिलाओं की मजबूती के लिए आपको सुझाव देना चाहेंगे? आज के जो गांव या शहर हर जगह शिक्षा दीक्षा तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कई मुद्दों पे देखी जा रही है कि महिलाएं पीछे हैं, तो कैसे आप उनको मजबूत करें? देखिए, महिला को मजबूत करने के लिए शिक्षा तो बहुत पहला ही प्राथमिक सीढ़ी है जी। जब बचपन में है तो उनको पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा भी ऐसी मिले कि जी रोजगार मिल जाए। अब सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो इस तरह की एक्टिविटी सिखाई जाए उनको, ऐसी जो है ट्रेनिंग दी जाए, जैसे कि वो अपना इंस्टीट्यूट खोल लें। जैसे कि आजकल भी साधारण पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए बुटीक चलता है, ब्यूटी पार्लर का चलता है, और प्ले स्कूल चलते हैं जी, ठीक है जी, ट्यूशन सेंटर चलते हैं, और बहुत सारे काम हैं। मतलब महिलाओं को जॉब करनी चाहिए जी। जॉब वाला जो है ट्रेनिंग उनको अपने घर से पेरेंट्स से मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े रहें। और पति के साथ शादी हो जाती है तो जैसे पति के हिसाब से अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और एक करने से ही
जॉब करने से घर की गृहिणी चल जाती है तो एक कोई जॉब करने दे, क्योंकि घर में भी हम बच्चे हो जाते हैं तो उनके लालन पालन के लिए बहुत ज़रूरी है उनका टाइम देखना जी, उनको प्यार देना जी। अगर बच्चों को प्यार नहीं मिलता है, उनके साथ हम बैठते उठते नहीं हैं, तो क्या है कि वो फिर ममता नहीं रहती अपने पेरेंट्स के प्रति उनको। फिर बड़े होकर वो माँ बाप को भूल जाते हैं, फिर कहते हैं इनको वहाँ भेज दो जी, वृद्धाश्रम में भेज दो जी। तो वृद्धाश्रम में वही भेजे जाते हैं बच्चे जिन्होंने अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं दिया, जो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ देते हैं, भाई ड्यूटी चले गए और वो क्रैच वगैरह वो चलते हैं उनमें छोड़ दिया, नौकरी लालन पालन को करते रहते हैं, तो उन बच्चों को अटैचमेंट नहीं रहती अपने माँ बाप को। फिर बुढ़े हो जाते हैं तो उनको भेज देते हैं वहाँ पर वृद्धाश्रम में जाएगी जी। तो ये है कि हमारा कहना है कि पूरा टाइम नहीं दे सकते, कुछ टाइम बच्चों को जरूर दें जी। और महिलाएं में जी कोई काम अच्छा करती हैं, पुरुष से थोड़ा बढ़ के काम करती हैं, तो महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए जी। और सरकार को भी उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारी महिलाओं की संख्या देश में 50% है, तो उनको 50% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। उसमें ना कोई कास्ट जिम आए, ना कोई धर्म बाधा है, सभी को महिलाओं को 50% आरक्षण किया जाए। 50 नहीं दे तो कम से कम 40 से तो शुरू करिए आप, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो अंडरटेकिंग हो, कोई भी अपना ये समझो सब में 40% महिला को लाना चाहिए। तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा, खुशहाली भी रहेगी और जो है शांति भी रहेगी, सौहार्द भी आएगा जी। तो मैडम आप हमारे कार्यालय में आए, आपने साक्षात्कार किया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हम भी आभारी हैं कि आपने समय दिया। धन्यवाद।